नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। भगवान राम हमारे हैं। धर्म के ठेकेदारों ने सदियों से किया है यह दावा और राजनीतिक दलों ने भी राम पर अपना अधिकार जमाने का दांव खेला है। लेकिन भगवान राम का जीवन कहता है कि उन पर पहला हक उन वनवासियों का है। प्रभु श्री राम ने 14 बरस के वनवास में से 12 बरस जिन दलितों और आदिवासियों के साथ बिताए थे, ये वनवासी उनके प्रेम के गवाह हैं, संघर्ष के साथी हैं, जिन्होंने राम को अयोध्या के युवराज या अयोध्या के नरेश की तरह नहीं, एक आम आदमी की तरह जिंदगी की मुश्किलों से जूझते देखा। निषाद राज, वानर, मतंग, रीछ से लेकर शबरी और केवट तक राम की जीवन यात्रा के अहम किरदार हैं ये वनवासी। तो जरा रुकता हूं आपको यह बताने के लिए कि यहां कोई धार्मिक सत्संग नहीं चल रहा और मैं कोई प्रवचन भी नहीं दे रहा हूं। मैं केवल वनवासियों के बीच रामलीला कराने जा रही शिवराज सरकार के फैसले का धार्मिक संदर्भ आपको बता रहा हूं। शिवराज सरकार का संस्कृति विभाग आदिवासी इलाकों में रामलीला के आयोजन करने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा वनवासी बच्चों को चुना गया है। बाकी राजनीति में उठ रहा ये सवाल कि ये रामलीला प्रदेश की 47 आदिवासी सीटों तक बीजेपी की राह मजबूत करने के लिए है क्या? 2018 के चुनाव के नतीजे ये बताते हैं कि कांग्रेस ने 47 आदिवासी सीटों में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। हालांकि इस जनजातीय जमीन पर शाखा मजबूत करने सेवा भारती और वनवासी कल्याण परिषद के जरिए आरएसएस हर घर तक पैठ बना चुकी है पहले ही, और संघ के फीडबैक के आधार पर ही कुछ महीनों पहले शिवराज सरकार ने अलग अलग योजनाओं में 316 करोड़ रुपए आदिवासी हितग्राहियों के खाते में पहुंचाए, जिसमें आदिवासियों को मुख्य धारा में लाने से लेकर आदिवासी छात्रों को पढ़ाई के लिए विदेश भेजने तक का सरकार का अनुदान हर स्तर पर शामिल है। तो सवाल ये कि वनवासियों के बीच राम की आस्था जगाने के पीछे वाकई कोई सियासी एजेंडा भी है क्या? कांग्रेस तो आरोप लगा रही है कि बीजेपी तो राम के नाम का स्मरण भी सुविधा के अनुसार ही करती है। तो वनवासियों के राम और सियासी रामलीला, सवाल राम की आस्था के साथ साथ राम पर अधिकार का भी है, और सवाल यह भी कि वनवासियों के बीच राम की इस री एंट्री के मायने क्या हैं। तो बहुत सारे सवाल, एक खास पैनल हमारे साथ मौजूद है जिससे कहेंगे कि जवाब तो देना होगा। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। राम हमारे हैं। धर्म से लेकर राजनीति तक हर मोर्चे से आई है ये आवाज। लेकिन एमपी की राजनीति में एक पुराना तथ्य नए कलेवर में गूंज रहा है, वनवासियों के हैं राम। देखिए, ऐसा नहीं है कि विशेषकर आदिवासी क्षेत्रों में ही रामलीला निरंतर इस देश में होती ही आई है और संस्कृति विभाग इसका आयोजन निरंतर करता ही आया है। इस बार जनजाति क्षेत्र के बच्चों को भी अभिनय के लिए इसमें चुना गया। दावा भले न करते हों, लेकिन अपने संघर्ष के साथी की तरह राम को पूजते आए वनवासी राम को मानते भी हैं और जानते भी हैं। मध्य प्रदेश शासन का संस्कृति विभाग वनवासी क्षेत्रों में रामलीला का मंचन करने जा रहा है। इसके लिए बाकायदा जनजातीय बच्चों को ट्रेनिंग के लिए चुना गया है। तो सवाल ये कि वनवासियों के बीच राम की इस री एंट्री का मकसद कोई सियासी एजेंडा भी है क्या? ये तो अभी जो कुछ तथाकथित देशद्रोही लोग हैं जो उनके बीच में दुष्प्रचार कर रहे हैं, और जनजाति समाज तो अनादिकाल से भगवान श्री राम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। माँ शबरी उनकी प्रेरणा स्रोत हैं। कांग्रेस का आरोप ये कि बीजेपी का राम प्रेम सुविधा अनुसार ही चलता है। अब वो उन वनवासियों के बीच राम को पहुंचा रहे हैं जिनके बीच 14 बरस रहे थे राम। भारतीय जनता पार्टी भले ही राम जी को अपनी सुविधा के हिसाब से याद करती है, लेकिन आदिवासी समाज हमारा, चाहे मध्य प्रदेश का हो, चाहे हिंदुस्तान का हो, देश का हो, उसके तो आराध्य राम जी हैं। उनके तो दिल में राम जी बसते हैं। अब जानिए कि जल, जंगल और जमीन से जुड़े वनवासियों में सियासी दलों की जड़ें कितनी गहरी और मजबूत हैं। प्रदेश में करीब 22.5% आदिवासी आबादी है। आदिवासी विधानसभा सीटें हैं 47,
2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने 47 विधानसभा सीटों में से 31 सीटों पर जीत दर्ज की थी। बिसाहू लाल सिंह के इस्तीफे के बाद अब 30 आदिवासी सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है। रामलीला का ये दांव क्या 47 सीटों पर बीजेपी की पकड़ मजबूत करने के लिए है? वनवासियों के बीच राम की री एंट्री, इसके मायने क्या है? जवाब तो देना होगा। भोपाल में जितेंद्र शर्मा और अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ है नंदिनी मरावी, ये एमएलए हैं, वरिष्ठ नेत्री हैं बीजेपी की। नंदिनी जी का बहुत बहुत स्वागत है। दूसरे मेहमान हैं कांग्रेस के एमएलए हैं, वरिष्ठ नेता भी हैं, पाचीलाल मेड़ा जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करेंगे नंदिनी जी से ही, क्योंकि उनकी सरकार का ये फैसला है। नंदिनी जी, क्या वजह है कि ट्राइबल बच्चों से अब रामलीला का मंचन कराने का सोच रही है सरकार? दुबे जी, राम नाम जीवन आधारा, सुमर सुमर नर उतरहि पारा। राम नाम तो जीवन का आधार है और ये पहली बार नहीं है। हम तो छोटे थे तब से हम जानते हैं, हमारे घर में रामायण हुआ करता था। और अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में, अभी जहाँ मेरा ससुराल है बड़कुर घुघरा करके, वहाँ पर दशहरा के समय में हमारे आदिवासी बच्चे ही रामायण का मंचन करते हैं। हमारे कुंडम क्षेत्र में जगह जगह दशहरा के समय रामायण का मंचन होता है। और जब भगवान का चैत्र राम नवमी में उनका जन्म होता है तो 9 दिन उनके डोल 11 के रूप में उसको मनाया जाता है। वो उनका जन्म उत्सव मनाया जाता है और 9 दिन तक कार्यक्रम चलते हैं। उसमें भी रामलीला होती है। जब हम छोटे थे तो हमें याद है कि हम फट्टी बोरा लेकर के और गांव में जब ये रामलीला का मंचन होता था तो हम जल्दी से शाम को खाना बना करके और जगह को एंगेज करके वहां पर, और सुबह से मतलब शाम को वहां चले जाते थे और बैठ के रामलीला का मतलब देखते थे रामलीला। और पूरे गांव बस्ती आसपास के पूरी एरिया के लोग आते थे। ये आज ये कोई नया विषय नहीं है। और जो लोग आरोप लगाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की राजनीति करती है, ये ऐसा नहीं है। ये तो युग युग से चला आ रहा है, द्वापर सतयुग से। और आपने जैसा कहा कि आदिवासी बंधुओं से राम का नाता रहा है, और वो नाता युग युग से चला आ रहा है और आज भी है और कल भी था और युग पहले भी था। जी ठीक है, मेड़ा साहब को शामिल कर लेते हैं। मेड़ा जी, वो आपने सुना, नंदिनी मरावी जी भी ट्राइबल हैं, वो उसी इलाके से आती हैं। वो कह रही कि बचपन से राम जो है उनमें समाये हुए हैं। फिर आपकी पार्टी को क्यों लग रहा है कि बीजेपी इस आड़ में सियासत कर रही? कांग्रेस के कुछ बयान भी आए कि सियासत कर रही बीजेपी। आज जो मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा संविधान के नियमों का जो धज्जियां उड़ रही है वो ये है कि सिर्फ धर्म के नाम पे भारतीय जनता पार्टी अपने जहाँ जहाँ पर भी चाहती है सिर्फ धर्म की आड़ में राजनीति कर रही है। और आज जो माहौल बन रहा है, ये जो लोग बना रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सरकार के द्वारा, जो पैसा आदिवासियों के उत्थान के लिए केंद्र सरकार से आता है, उसको इस पैसे को कैसे डाइवर्ट करके अन्य कामों में लगाना, ये है उनका उद्देश्य। कि हम चाहते हैं कि आदिवासी का जो पैसा है वो आदिवासियों की शिक्षा में होना चाहिए, आदिवासी के स्वास्थ्य के लिए होना चाहिए और आदिवासी के हित ग्राहक मूलक उनकी योजनाओं में लगना चाहिए। पर ये सिर्फ आदिवासियों को धर्म के नाम से जोड़ करके राजनीति कर रहे हैं, ये हम अच्छी तरह से समझ रहे हैं। जो रामलीला का जो पाठ अभी पढ़ाया जाने वाला है गांव-गांव, जो चौपा लग करके हमारी संस्कृति मंत्री माननीय मंत्री जी के द्वारा और भारतीय जनता पार्टी की जो प्रदेश में सरकार है उनके द्वारा जो गांव-गांव मंच लगा करके हमारे आदिवासियों को बता करके जो रामलीला का जो पाठ पढ़ाया सिखा रहे हैं,
ये क्या पाठ पढ़ाएंगे सिखाएंगे? हम तो हमारे तो पूर्वजों से ये चला आ रहा है। और जहाँ तक हिंदू संस्कृति की बात है, हिंदू संस्कृति की जो हमारी परंपरा है आदिवासियों भाई लोगों की, वो हमारी परंपरा ये है कि हम आदिवासी प्रकृति के पूजक हैं। हम प्रकृति की पूजा करते हैं। हम सूर्य और चंद्रमा, तारे, हवा और पेड़ पौधों को और हमारे पूर्वजों की जो आस्थाएं बने रहते हैं, हमारे गाथे बने रहते हैं, उनकी हम पूजा करके हम आराध्य देवों को मानते हैं। भगवान राम आपके आराध्य हैं कि नहीं? भगवान राम भी हमारे आराध्य है। और मैं ये बताना चाहूँगा कि भगवान राम जी के जन्म के पहले सबरी माता जी का भी जन्म हुआ था। और सबरी माता जब युवा अवस्था में थी तब भगवान जी राम जी का जन्म नहीं हुआ। राम जी के जन्म से ही सबरी माता जब राम जी का नाम जप रही थी, उस समय ऐसी परिस्थितियों में हमारा समाज भी उनको देख करके राम जी हमारे आराध्य बने हैं। और हम तो ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि बात ठीक है, आप भी वही बात कर रहे हैं, नंदिनी जी भी वही बात कर रहे हैं। हम किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहे हैं। फिर सरकार के निर्णय का विरोध क्यों? सरकार का निर्णय ये है कि आप जो पैसा अभी रामलीला जैसे मंथन में कर रहे हैं, वो ये आदिवासियों को बता रहे हैं कि हम हिंदू धर्म का प्रचार करें, हिंदू धर्म को महत्व दे रहे हैं। ठीक है, जवाब देते, बहुत वक्त दिया मैंने आपको पहले ही सवाल में। एक बार नंदिनी जी से बात, मेरा ये निवेदन है कि जो पैसा इस प्रकार से लगा रहे हैं, जो काम धर्म गुरुओं के द्वारा होना चाहिए, राजनेता क्यों कर रहे हैं? धर्म गुरुओं के द्वारा होने वाला काम राजनेता क्यों कर रहे हैं? नंदिनी जी धर्म गुरु बहुत वक्त है मेरा जी, बस पहले एक बार नंदिनी जी का जवाब ले लेते हैं। नंदिनी जी, ये आपको मेड़ा जी की बात से भी, ये भी वरिष्ठ एमएलए हैं कांग्रेस के, इनकी बात से भी ध्वनित हुआ होगा कि ये सियासत की तरफ इशारा कर रहे हैं कि आप लोग धर्म का इस्तेमाल राजनीति में कर रहे हैं, नंबर एक। और नंबर दो, एक आरोप यह भी लग रहा है कि चूंकि पिछले चुनाव में 31 सीटों का नुकसान हुआ आपको ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में, जितने भी डिस्ट्रिक्ट है, मंडला, डिंडोरी, बालाघाट, अनूपपुर, उमरिया, जहां जहां भी आपको नुकसान हुआ, अभी बिसाऊ लाल जी आपके साथ आ गए, उसको कवर अप करने के लिए ये किया जा रहा है, ये आरोप कांग्रेस लगा रही है। यह आरोप बिल्कुल भी गलत और निराधार हैं। भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव जीतती है वो अपने विकास के आधार पर चुनाव जीतती है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी और हमारे प्रदेश की यशस्वी मुखिया माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में जो देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्रों में जो विकास हुआ है चुनाव, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी जीतती है। अभी जो ये सीटों की बातें आप कह रहे हैं, इनमें इन लोगों ने जो चुनाव के लिए कांग्रेस ने जो मायाजाल फैलाई थी कि हम 2 लाख किसानों का कर्ज माफ करेंगे, 4,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता देंगे, जब किसी आदिवासी भाई बहन के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाएगी तो 1 कुंटल चावल, 1 कुंटल गेहूं और 25,000 रुपया देंगे। आदिवासियों को एक पर्ची था मेरे पास, पर अभी मैं यहाँ पर उपलब्ध नहीं करा पाऊंगी। उसमें जगह जगह इन लोगों ने एक पर्चा बांटा था कि आदिवासियों को 75,000 रुपये भी दिए जाएंगे। तो इस तरह से उनके सामने भ्रम और भ्रांतियां फैलाई गई थी, जिसके कारण से इन सीटों में नुकसान हुआ है। परंतु अब जनता सारी चीजों को समझ गई है। आप सब लोगों ने अभी देखा है कि उपचुनाव हुए हैं, वहां भी हमारे आदिवासी भाई बहनों के बीच में उपचुनाव हुए हैं और अधिक से अधिक मतों से उन सीटों को भारतीय जनता पार्टी ने जीता है। और जहां तक राम के सवाल है, 60 साल तक कांग्रेस ने इस देश के अंदर राज किया। 400 साल से ये मुद्दा रामचंद्र जी का चल रहा था इस देश के अंदर। जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने रामचंद्र जी का जो मामला था कोर्ट में फैसला हुआ और भगवान इतने वर्षों के वनवास से अपने घर आए और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। मैं तो मेड़ा जी से भी कहना चाहती हूँ कि जो विचारधाराओं से हमारे पूर्वजों ने हमें जोड़ा है और जो हमारे पूर्वजों ने जो हमारे लिए मार्ग प्रशस्त किए हैं, संस्कृति विभाग ने जो ये कार्यक्रम संचालित किया है, चला रही है, उसकी मैं भूरी भूरी प्रशंसा करती हूँ और स्वागत करती हूँ। क्योंकि जो अभी आने वाली पीढ़ी, आने वाली जनरेशन है,
इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और ये मोबाइल के जमाने में, क्योंकि राम हमारे आदर्श पुरुषोत्तम राम उनका नाम है, तो जो उनके आदर्श हैं कि पिता और पुत्र का कैसा संबंध होना चाहिए, पति पत्नी का कैसा संबंध होना चाहिए, बेटा से पिता का कैसा संबंध होना चाहिए, ये भाई से भाई का कैसा संबंध होना चाहिए, ये धीरे धीरे जो ये है हमारी जो संस्कृतियां हैं, हमें ऐसा महसूस हो रही है कि जो आने वाली जनरेशन है वो धीरे धीरे इन चीजों की ओर पुनः वो लौटे और जो राम का जीवन चरित्र है उसको अपने जीवन में उतारे। रामलीला अगर होगा तो ऐसा थोड़ी कि उसमें पैसा जो लग रहा है तो कोई व्यर्थ जाएगा क्या, वो तो उनके जीवन में आदर्श मीणा जी जवाब दे देते हैं। नंदन जी बहुत वक्त आपको उनके जीवन में उसको धारण करेंगे और अपने जीवन को उत्तम लाइन मीणा जी कह रही हैं कि आप भी करिए ना भाई, कह रहे हैं कि राम का जो जीवन दर्शन है, और मेरी सहमति है उनके इस बयान के साथ कि राम का जीवन दर्शन भगवान राम का वो समझना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति को मेरी उनके आचरण में लाना चाहिए। लेकिन वो कह रहे हैं कि आप विरोध कर रहे हो। नंबर एक, और जो पैसे की आप बात कर रहे थे, मैं कुछ फिगर गिना देता हूं। मैं गिनाना चाह रहा था कि जब शिवराज जी सीएम बने उसके बाद से उन्होंने आदिवासियों कल्याण के लिए 5 प्रमुख योजनाओं में तकरीबन 316 करोड़ रुपए से अधिक की राशि ट्राइबल वर्ग जो बच्चे हैं, ट्राइबल वर्ग के जो लोग हैं, 2.5 लाख हितग्राही उनके खाते में ट्रांसफर किए। तो अलग भी कर रहे हैं ना उनकी मदद, ये वाला पैसा अलग है और वो मदद अलग कर रहे हैं। मैं माननीय विधायक जी, मेरी बहन नंदिनी मरावी जी ने बहुत अच्छी बात करी। मैं भी राम जी का सेवक हूँ और मैं किसी मतलब मैं हिंदू धर्म की और हमारे धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो पैसा आदिवासी भाइयों का मत आता है वो आदिवासी भाइयों के लिए ही, उनके हित के लिए लगाना चाहिए, उनको अच्छी शिक्षा देना चाहिए। प्राइवेट स्कूलों में जो पैसा हम नहीं भर पाते हैं वो पैसा उसमें खर्च होना चाहिए। ये जो आप कर रहे हो ये हमारे धर्म गुरुओं का काम है। मैं बार बार ये मैं विरोध नहीं कर रहा हूँ, सरकार को ये बता रहा हूँ कि हमारे संतों को ये उपलब्ध, ऐसे धार्मिक संस्थाओं को ये पैसा अगर धर्म का के नाम से पैसा आता तो उसको ऐसा करना चाहिए, क्योंकि हम कोई नास्तिक नहीं है। हम सभी आदिवासियों को अच्छी शिक्षा मिले, पर कहीं ना कहीं राजनीतिक मंचों से के माध्यम से ये कार्यक्रम हो रहा है। तो अच्छा, आपको ये लग रहा है कि जो पिछले बार 31 सीटें आपके खाते में आ गई थी उसी पे फोकस है, कांग्रेस की के पास आ गई थी, उससे डर रही कि बीजेपी, आपको ऐसे लग रहा है? ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि कांग्रेस आदिवासियों के साथ में, इनके लीडर्स आदिवासियों के काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी के साथ में आदिवासी, अरे कांग्रेस पार्टी ने तो हमारे लिए पेशा कानून में, संविधान में 1996 के अंतर्गत जो वन अधिकार जो हमको दिए थे वो भी वर्तमान सरकार उनका भी नियम का उल्लंघन कर रही है। वो भी हमारे अधिकार छीने जा रहे हैं, जो वन अधिकार पट्टे दिए थे वो भी छीनते दिख रहे हैं। तो और जैसा कि हमारी बहन बोल रही थी, माननीय मरावी बहन, कि जो कमलनाथ जी की सरकार में जो वादे किए थे, मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आधे से ज़्यादा कर्ज हमारे किसान भाइयों का माफ़ हो चुका था, और माननीय कमलनाथ जी ने 1 क्विंटल गेहूँ, 50 किलो चावल जो देने का काम किया था वो वास्तव में दिया है। और कहीं न कहीं किसी में जो बात इनकी बात से ध्वनि हुई, मीणा जी की बात से ध्वनित हो रही है, वो ये हो रही है कि ये काम साधु संतों का है या धर्म का के प्रवर्तन में जो लोग लगे हुए हैं उनका काम है, गवर्नमेंट क्यों कर रही है? इससे दिक्कत है नहीं, कह रहे भगवान राम जी की पूजा से दिक्कत नहीं है, गवर्नमेंट क्यों कर रही है? जब गवर्नमेंट करती है तो कांग्रेस को लगता है कि कुछ एजेंडा है उसका। ठीक नहीं, गवर्नमेंट का क्या है, संस्कृति विभाग और धार्मिक न्यास विभाग का ये काम ही है, और ये विभाग इसलिए बनाई गई है। और जहां तक स्कूलों की या शिक्षा की बात मैं आपको बताऊं कि मैं कुंडम के रहने वाली थी, मेरे यहाँ सिर्फ 3 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल थे जब मैं 2008 में विधायक बनी। माननीय शिवराज जी के नेतृत्व में सरकार बना और आज 18-19 हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल मेरे क्षेत्र में संचालित हैं, जहाँ पर बेटा बेटी और जो बेटियां हैं, आप प्रत्येक स्कूल में कभी आइए आप मेरे क्षेत्र में, मैं दिखाऊंगी सबसे ज्यादा हमारी बेटियों की संख्या विद्यालयों में है और शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। कॉलेज, एकमात्र एक कॉलेज था हमारे कुंडम में,
उन्होंने वहां पर पोस्ट ग्रेजुएशन की विषय भी बढ़ाई और छात्रावास अधिक से अधिक छात्रावासों को स्वीकृति दी। इसके बाद में अभी उन्होंने मुख्यमंत्री राइजिंग स्कूल का शुभारंभ किया है जो सर्व सुविधा युक्त होगा, उसमें दोनों हिंदी और इंग्लिश मीडियम होंगे और इस तरह से शिक्षा का और आदिवासी बेटा बेटियों के लिए अलग से शासन के द्वारा प्रशिक्षण का जो डॉक्टरिंग मेडिकल के लिए जो बेटा बेटी तैयारी करते हैं आईएएस की परीक्षा के लिए तैयारी करते हैं, उन सारी लोगों की पढ़ाई के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग सेंटर मंडला में बनाया हुआ है। और आपके मीडिया के चैनल के माध्यम से भी हमने देखा है कि वहां अधिक से अधिक बेटा बेटियों का सिलेक्शन भी हुआ और ट्राइबल विभाग ने यहाँ तक कि अगर कोई बेटा बेटी होशियार हैं और उनका सिलेक्शन विदेशों में भी होता है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन बेटा बेटियों को विदेशों में भेज करके शिक्षा देने का काम किया है। और स्वास्थ्य और शिक्षा मतलब में कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहे वैसा उन्होंने काम किया है। यहाँ तक कि रोडों की बात मैं आपको बताऊं कि जब हमारी सरकार से पहले जब हम 2008 में विधायक बने तो हमारे क्षेत्रों में रोडों का भी अभाव था। आज आप प्रत्येक गांव में घूम के देखेंगे तो डामलीकरण रोड मिलेंगे, गांव में सीसी रोड मिलेगा। और अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जवाब हालांकि मेरा जी से लेना चाह रहा था लेकिन बात से ज्यादा चर्चा की इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया नंदिनी जी आपका, मेरा जी आपका इस पूरे मसले में इस चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन जिस बात से मैंने अपनी बात की शुरुआत की थी उसी से खत्म करूंगा कि ये बात सही भी है। मैं भी ट्राइबल इलाके का हूं, देखता हूं, शुरू से ही मैंने देखा भी है कि भगवान राम पर पहला कब्जा जो हमने कहा वो किसी सामंत, किसी जागीरदार, किसी सरकार या किसी राजा का नहीं था। पहला कब्जा उन्हीं वनवासियों का था जिनके साथ भगवान राम ने पूरी यात्रा शुरू की। जब वो अयोध्या से निकले, जब वो निर्वासित हुए, अगर मैं कहूँ तो जब वो निकले तो लगातार उनके साथ वही लोग थे और वही उन्होंने किसी राजा की मदद नहीं ली। तो जाहिर सी बात है कि पहला कब्जा उन्हीं का है और इसी के कारण शायद सरकार ने ये सोचा होगा। लेकिन जब सरकार इन्वॉल्व होती है तो जाहिर सी बात है कि सियासत भी इन्वॉल्व होती है। आज की चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।